सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कराची की बात करेंगे और वसीम अख्तर साहब जो कि अभी हिरासत में हैं उनके हवाले से बात करेंगे। उनके हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही, उनका एतराफ़ी बयान सामने आया। अब ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है उनकी तरफ से। उनके वकील ख्वाजा नवीद भी हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। ये क्या मामला है? इस तरह के एतराफ़ी बयान पहले भी आते रहते हैं और उसके बाद जाहिर है कभी कहते हैं अंडर ड्यूरेस हुआ है कुछ, और बाद में इतनी खाक और धूल उड़ाई जाती है, ना पता चलता है मुजरिम कौन है, ना पता चलता है नेक कौन है, और फिर अवाम उसी तरह वहीं खड़े रहते हैं। फिर एक सवाल और उठता है। आज हमें बताया जाता है कि कल के जो हमारे लीडर थे वो तो बहुत ही जो है वो खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर जराइम पेशा है, लेकिन अगर ऐसा है तो इससे चशमपोशी कौन करता रहा? अगर ये आज के जितने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वसीम अख्तर साहब हों भले कोई और लोग हों, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अगर इनमें कोई सच्चाई है तो ये आंखें किसने बंद कर रखी थी? क्या जिन इदारों ने इस जुर्म को चेक करना था वो इसका हिस्सा थे? ये क्या मामला है? और फिर क्या कोई नतीजा निकलेगा इसका? क्या हमें पता चल सकेगा कि कराची को लहू लहू किसने किया, कौन लूटता है, इसकी लूट का माल आखिर तक कहाँ तक पहुँचता है, कौन कौन है इसका हिस्सेदार? कभी हमें कोई ऐसा रियासती इदारा, उसका कोई एहलकार, कोई माइका लाल इस मुल्क को कि इन बासियों को ये सब कुछ बताएगा? इन सवालों को हम उठाएंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रफ़ीक भुट्टो साहब जो कि ब्यूरो चीफ है कराची के। उनसे हम एक तो ये देखेंगे सिचुएशन कहाँ तक पहुँची, और ये जो अब कह रही है कि जनाब उन्होंने कोई इतराफ़ी बयान नहीं दिया। भुट्टो साहब से पूछेंगे क्या मामला है। अभी थोड़ी देर में ख्वाजा नवीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। जान अचकज़ई हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे भी बात होगी, और जनाब आयतुल्लाह दुरानी पीपल्स पार्टी के कराची से हमें ज्वाइन करें। भुट्टो साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक अजीब कन्फ्यूजन और क्यास होता है। इससे पहले कई वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं और पता चलता है जी फलां जो हमारे अजीम रहनुमा है वो तो जराइम पेशा है, ये कहलवाया जाता है या कहा जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं होता। उनमें से कुछ फांसी लग गए और वो वीडियोज़ बेचारी वो सीधा होके हमारे सोशल मीडिया पे पड़ी रहीं। जुर्म का सिलसिला चलता रहा। आता हूँ इस हालिया, ये क्या ज़रा कुछ हमें बताएंगे मरहलावार कि पहले रिपोर्ट आई कि जनाब उन्होंने इतराफ़ कर लिया है, आज वो कह रहे हैं नहीं, ये मामला क्या है? ज़रा कुछ थोड़ा इसको इसमें जो धुंधलाहट या जो एक कन्फ्यूजन है दूर फरमाएंगे जनाब रफ़ीक भुट्टो साहब? काजी साहब, आपको तो पता है कि पाकिस्तान के रियासती जो इदारे हैं उनकी हमेशा क्रेडिबिलिटी जो है बड़ी वो मशकूक रही है। ये भी सिलसिला कुछ इस तरह है। इनकी जो JIT है जिसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आज हम ब्रेक करते रहे और कल भी उस पर काफ़ी जो है वो बातचीत होती रही, और कल जब वसीम अख्तर सिंध हाई कोर्ट में आए तो वहाँ पे उनके साथ हमारी गैर रस्मी बातचीत हुई तो उन्होंने इसको डिनाई किया, और फिर शाम को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिस पे मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के दस्तखत हैं वो सामने आई, और 4 पेजेस की वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आई, वो एतराफ़ी बयान भी आया उनका कि जी उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक सियासी जमात है वो मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रही है, जिसमें सरफ़हरिस्त जो है वो 12 मई का जिक्र किया गया जब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस कराची एयरपोर्ट पे उतरे थे, और जिसमें कई लोग जो हैं वो शहीद हो गए, कई लोग ज़ख्मी हुए। एक बड़ा अफसोसनाक 12 मई का वाक़या जो हुआ था, और जिन्होंने भी वो जी बिल्कुल, वो जिन्होंने भी देखा उनको बड़ा उस पर दुख हुआ, अफसोस किया, और फिर बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको ऑन भी नहीं किया और आज तक उस वाक़े को ऑन नहीं कर रहे हैं। वसीम अख्तर का सिलसिला भी कुछ इस तरह है। वो आपको पता है कि इस वक्त कराची के नॉमिनेटेड जो मेयर हैं। अब तो आज तो उनका शेड्यूल भी बाज़ाब्ता तौर पर आ गया है कि जी अगस्त के लास्ट वीक में उनका बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन होना है, और ज़ाहिरी बात है उनकी अक्सरियत है, उनको मेयर बनने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि सारे वोट अक्सरियती वोट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनको नॉमिनेट किया है। उनको अदालत की जानिब से अब तो B क्लास भी दे दिया गया है, हालांकि अच्छा भुट्टो साहब ये बताइए, काइंडली ये बताइए कि ये जो खबरें ब्रेकिंग चलती रही मुख्तलिफ चैनल्स पे कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया, इसका सोर्स क्या था और फिर डिनाइल कैसे, इससे कोई रोशनी डाल सकेंगे आप? जी, सिंध हाई कोर्ट में और ATC में जो कि उनकी ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे SSP मली राव अनवर की जानिब से एक 5 पेजेस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें
इन्वेस्टिगेशन करने वाले मुख्तलिफ जो पुलिस अफसरान थे उनके दस्तखत हैं। उसमें कहा गया है कि 12 मई वाक़े समेत मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात का वसीम अख्तर जो कि सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, मशीर दाखिला भी रहे, कई मरतबा वो सिंध असम्बली के रुकन भी रहे, कौमी असम्बली के रुकन भी रहे, उन्होंने ये एतराफ़ किया है। अच्छा, और मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, उसकी कानूनी हैसियत, उसकी कानूनी हैसियत में आऊँगा और आपसे अभी बात भी चलती है, मगर मैं जाता हूँ जान अचकजई साहब, मैं ज़रा आपका कमेंट इस पे चाहूँगा। वो इस वक्त हमारे मेयर हैं कराची के, वज़ीर दाखिला वो रह चुके हैं, लीडर हैं, इलेक्ट भी होते हैं, इदारे हमारे ये कहते हैं कि उन्होंने जुर्म किए हैं और उन्होंने इतराफ़ भी किया है। हम क्या समझें, उनकी तरफ से तो डिनाइल आया है, क्या जुर्म और सियासत का एक ऐसा नेक्सस बन चुका है कि जिसे शायद आज ये इदारे तोड़ना चाहते हैं? और दूसरा सवाल, अगर ये मुजरिम थे तो सोए हुए थे वो लोग जो इससे पहले इन इदारों में पराजमान थे, और अगर ये जुल्म खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर इनके हाथों हम पर हो रहा था तो ये कहाँ थे लोग उस वक्त? जनाब जान अचकजई साहब। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो अहम सवाल यह है कि क्यों मीडिया ने एक मुलजिम का कन्फेशनल स्टेटमेंट, अलेज्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट को क्यों जो है वो नशर किया? एडिटोरियल गाइडलाइन कहाँ है? दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं होता। अगर एक इदारा मीडिया को टूल के जरिए, टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, अगर पुलिस सोर्स भी है, क्या मुलजिम की एक तरफा एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, एक अलेज्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एक सोच सर्चिंग का सवाल है मीडिया के लिए कि उनके जो एडिटोरियल गाइडलाइन है बिलखसूस ऐसी सूरत में, चाहे वो वसीम अख्तर का है, चाहे वो सोलत मिर्जा का है, डॉक्टर आसिम का है, क्यों कर हम जो है इस तरह एक डॉगी वर्ल्ड है, फ्री फॉर ऑल है? लिहाजा एक सवाल मीडिया के लिए, दूसरा सवाल अदालतों के लिए, जुडिशरी के लिए, उन्हें नोटिस लेना चाहिए था कि क्यों इस तरह के बयानात अगर पुलिस ने लीक किए हैं वो मीडिया पे एंड अप होते हैं, मीडिया इसको क्यों जो है ब्रेकिंग चलाता है? ये जो है जुडिशरी के लिए भी सवाल है, क्योंकि हमने मेच्योर होना है। ये तो कल मुलजिम के और भी बहुत से कन्फेशन 10 मुल्जिम्स होंगे, हाई प्रोफाइल होंगे, कंट्रोवर्शियल होंगे, उनकी भी अदालतों में इसी तरह बयानात आएंगे और अदालतों से जो एक रिपोर्टर जाके जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है वो चलाएगा और ये आगे जाके जो एडिटोरियल डिसीजन करने वाला एडिटर है वो एज इट इज उसको चलाएगा। लिहाजा मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है। ये बात आ गई आपकी। क्या ये रही ये बात कि क्या कोई नेक्सस है? देखिए, कराची तो बदकिस्मती से एक ऐसा शहर है जिसमें सियासी पार्टियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी मिलिटेंट विंग्स रहे हैं, सियासत और क्राइम का एक नेक्सस रहा है। इसी तरह दहशतगर्दी भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अब ये हमें मानना पड़ेगा कि माजी में जिस तरह तकरीबन अगर पीपल्स पार्टी के सिर्फ दौरे के हम अदद शुमार की बात करें 2018 और 8 और 13 के दरमियान तकरीबन अगर 300 लोग एवरेज हर महीने जो है लाशें गिरी हैं, ये फिगर 17-18 हजार हैं। अब इनके का खून किसके हाथ हम तलाश करें? ये किन्हीं सियासी पार्टियों का, उनके मिलिटेंट विंग का एक किरदार रहा है। क्या जो मौजूदा ऑपरेशन है, क्या जो नई लहर है, नई पैराडाइम शिफ्ट आया कराची में, वो इस बात पे कामयाब हो जाएगा? मेरे साथ ही रहिए। मैं चाहूँगा मैं आपने अहम बात की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के आयतुल्लाह दुरानी हमारे साथ हैं, उनको शामिल किए लेते हैं। जो सवाल आपने उठाए हैं उनसे पूछते हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, एक तो हमें ये बताएं, ये जुर्म और इसके नेक्सस की बात आपके यहाँ नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कराची स्पेसिफिक या जो है MQM स्पेसिफिक, यहाँ पे आप देख लें, पनामा लीक्स देख लें, ये क्या सिलसिला है? ये एक दूसरे पे आप जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये झूठे होते हैं, सच्चे होते हैं? कुछ तो हमें पता चले कि ये हमारे जो लीडर हैं क्या इस तरह के जुर्म किए उन्होंने, और अगर किए तो आपकी 8 साल से हुकूमत है, आपने हमें नहीं बताया। आप कहाँ थे जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब? शुक्रिया हुज़ूर। सवाल यह है कि कराची में एक वाक़या हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। रियासत पाकिस्तान और उस वक्त के हुकूमत के ज़माने में हुआ है। उनके माँ बाप, उन बच्चों के, उन लोगों के, उन अफराद के जिनके अमलाक का नुकसान हुआ है, वो रियासत पाकिस्तान से पूछते हैं, हुकूमतों से पूछते हैं। एक वाक़या हो चुका है जिससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। ये हुआ है, लेकिन अभी किसने किया है? उस ज़माने के इख्तियारदार, उसके कुल्ली इख्तियारदार वसीम अख्तर नहीं थे। वसीम हो ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा ताकतवर हो और इतना बड़ा इख्तियार रखता हो, कोई जो एडवाइज़र हो किसी भी अदारे का और उसके पास इतना बड़ा इख्तियार हो, और वो इस तरह का पॉलिटिकल वर्कर था, इस पोजीशन को जाने को तैयार भी नहीं हो सकता था। एक तो बात मेरे जहन में आता है।
दूसरी तरफ उस वक्त का चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था, उस वक्त का गवर्नर भी मौजूद था, उस वक्त का यही रेंजर्स मौजूद था, वहाँ के ISI मौजूद था, उस वक्त का कोर कमांडर मौजूद था, उस वक्त का IG पुलिस मौजूद था, उस वक्त के तमाम एजेंसीज MI और ISI और IB और जितने अदारे हैं जिनको तनख्वाहें लेते वो सब मौजूद थे। लेकिन इन सब से बढ़ कर के ताकतवर बंदा जनरल परवेज़ मुशर्रफ मौजूद थे, जो अपने शौक़ को, अपने ज़ौक़ को पूरा करने के लिए हर बार वो तरीक़े इस्तेमाल करते थे जो उसके शौक़ को पूरा करने में ज़रूरत महसूस हो जाती थी, वो पूरा कर लेता था। अब एक पूरा उस ज़माने का जज भी जो इफ्तिखार चौधरी जज था, वो इन सब से बढ़ कर के, इन सब के अब्बे की हैसियत से वो भी अपना किरदार अदा कर रहा था। जब ये तमाम एक्टर्स को आप देखते हैं तो वसीम अख्तर उनमें बहुत नीचे आ जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर भी, चूँकि वसीम अख्तर एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है जो कि मेरे मुकाबले पर वो सियासी मुकाबला आ रही उसका पीपल्स पार्टी या रिहम से होता है, लेकिन एज ए जस्टिस में बात करता हूँ कि उसके सियासी पार्टी में भी चेक एंड बैलेंस बहुत होते हैं। ठीक है, हर पार्टी में आपने तो डिफेंड किया कि वसीम अख्तर उठ करके कराची के लोगों को मारना शुरू कर, आपने डिफेंड किया और वो आपके तो कोलिशन पार्टनर भी रह चुके हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये अच्छी बात है, इट्स योर राइट। नहीं कोलिशन पार्ट नहीं मैं डिफेंड नहीं, अभी भी आपका राइट है, आई एम अप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि आपने बड़ी कोशिश की थी एमक्यूएम को बुलाने की। अगर पुलिस ने, अगर हमने बड़ी कोशिश की थी, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने स्टेटमेंट ले लिया है तो आयतुल्लाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपकी बात हम सब दोस्त बारी बारी अपनी बात भी करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और मैं ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो हमारे साथ रफीक भुट्टो सीनियर हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या मसले हते हैं जो हमारे मुंह पे जो इस तरह एक जिप लगा देती हैं, हम बोलते नहीं हैं और जब बोलते हैं तो फिर लोगों को शक पड़ जाता है कि भाई आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कोई आपको अल्टीरियर तो नहीं है, मोटिव्स आपके, आप किसी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। मगर एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, वो ये कि जुर्म तो होता है, गरीब आदमी का खून तो चूसा जाता है, वहाँ पे बत्ता, तमान, चाइना कटिंग, यू नेम इट, और हर जुर्म होता है, मगर कौन करता है? ये क्यों इतनी बड़ी रिडल बन गई है? वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं हमारे साथ जी। जनाब रफीक भुट्टो साहब, क्या मसलहतें होती हैं? और ये तो आप देख रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं, जुर्म तो हो रहा है और इस तसलसल से हुआ, बीच में लल आया जब से हमने देखा रेंजर्स आए, वरना यहाँ क्या नहीं हुआ इस कराची में? ये क्या मसलहतें हैं जिस पे हम खामोश रहते हैं? और अब क्या कोई रियलाइजेशन है स्टेट के अंदर कि अब ये हाथों से निकल जाएगा अगर इसे ठीक ना किया? क्या तज्जिया आपका जनाब रफीक भुट्टो साहब? काजी साहब, मुझे आयतुल्लाह दुरानी की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आई एम ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट लवर, और उन्होंने आज जो एक साइन ऑफ लव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी किया कि जी, जिसमें उन्होंने वसीम अख्तर को बड़ा सपोर्ट किया कि एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल रहनुमा इस तरह नहीं कर सकता। मैं इस बात से उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, इत्फाक करता हूँ। ये बड़ी अच्छी राह है, ये बड़ा अच्छा जज्बा है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ एक अहम पेशरफ्त है, अहम कदम है कि एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का ज़िम्मेवार एक रहनुमा जो कि वफाकी मुमलिकती वज़ीर भी रह चुका है, वो अपने एक दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कलीग को सपोर्ट कर रहा है। एक बात ये। दूसरी बात, जहाँ तक पुलिस JIT की, तो इसको हम टेक्निकल अल्फाजों में JIT नहीं कहेंगे, क्योंकि JIT जो होती है वो मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सिर्फ पुलिस अफसरान शामिल नहीं होते, बल्कि पुलिस अफसरान के साथ साथ मैं एक सवाल और भुट्टो साहब आपसे पूछना चाहता हूं। MI रेंजर्स, भुट्टो साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने आपकी बात मान ली और हम भी अप्रिशिएट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, बल्कि MQM के दोस्त आके खुद बात करते तो और भी बेहतर होता, हम अपना पोडियम उनको पेश करते। एक सवाल मुझे आज तक समझ नहीं आया, एक अरसे से आप भी कराची कवर कर रहे हैं, रोज प्लाट नजर आता है जिसपे कब्जा हो गया, कब्जा किसने किया नहीं पता, तवान और के लिए पैसे 84 करोड़ रुपया रात को शाम को इकट्ठा होता है, मगर हमें नहीं पता कौन कौन ले जाता है। ये इतने बड़े लीडर और डेमोक्रेट्स वहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कोई हाथ साफ करके रातों रात गायब हो जाता है, ना इसकी एजेंसी को पता लगता है, ना हमारे लीडरों को पता चलता है जिनको हम टैक्स देते हैं और हम इन्हें वोट देते हैं, हम इन्हें ओहदे देते हैं। जनाब भुट्टो साहब। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि इनकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के जो उनके अपने रहनुमा हैं, जो कायद हैं,
वो ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी जमात में कुछ करप्ट और गंदे अनासर जो हैं वो शामिल हैं, और कई मरतबा उन्होंने अपनी तकारीर में इस बात की निशानदेही भी की थी कि जी हैं और उनको साफ़ करना चाहिए और साफ़ करने की तरफ वो हैं। ये एक हकीकत है कि कराची में दहशतगर्दी हुई, कराची में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, कराची में टॉलरेंस अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से नहीं रहा और इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन उस वो लोग कौन थे? वो लोग दूसरे थे। हर पॉलिटिकल पार्टीज में मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई भुट्टो साहब। आपने कहा कि वो और तरह के लोग थे। कल जब हमारे साथ जनाब डॉक्टर सगीर थे, उनसे जब हमने ये सवाल किया कि आप कह रहे हैं ये जराइम पेशा है खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर, तो आप कहाँ थे? पार्टी के अंदर थे? ये जुर्म आपकी आंखों से ओझल होकर करते रहे? तो ये उनसे भी हमारी बात हुई। मगर मैं बात आपकी तरफ लेके आता हूँ जान अचकजई साहब। हुजूर, यहाँ पे अगर हम पंजाब में देखें तो नैब कहती है जी हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। पानामा जो लीक्स हुई हैं, और उसमें अलबत्ता पानामा लीक्स में लोगों के और जो लीडरों के बच्चों के अकाउंट्स भी हैं, पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर का भी अकाउंट, और बेशुमार 400 लोग हैं। लेकिन हमारी किसी इदारे के पास कोई सबूत नहीं है रूलिंग एलीट और इशराफिया के लिए। इसी तरह कराची में हम जाके देखें तो अरबों का हेर फेर है, कोई सबूत नहीं है, कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता। हम किस तरफ देखें, किस जन्म की तरफ देखें जनाब जान अचकजई साहब? देखिए, पानामा की अगर बात है, प्राइमा फेसिया एविडेंस है, लेकिन इन क्रिमिनल एविडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम भी लगाया है, उसे मौका देना है किसी फोरम पे कि वो अपनी सफाई पेश करें, और उसके लिए एक अनबायस फोरम होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ ये कहना कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, हत्ता कि अगर किसी ने कत्ल भी किया हो और आला कत्ल भी उसके साथ हो, फिर भी आपने कोर्ट में ले जाना है, किसी फोरम में ले जाना है। लिहाजा पानामा को कराची से हम मिक्स नहीं कर सकते, फैक्ट को हमें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल स्कोरिंग अपनी जगह पे है। कराची में पिछले सालों में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। रिट हम खो चुके थे। कराची एक ऐसे ही हमारे अकाइलस हील बन चुकी थी जहां पे इंडिया इंटरनेशनल टेररिज्म के जरिए हमारी ताकि एस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज को वहां पे पिन डाउन करना चाहती थी, और बलूचिस्तान का भी यही इशू रहा है। अब कराची की हालत जो है बेहतर है, इसकी रिट रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन क्या गवर्नेंस के इश्यूज हल हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। क्या माजी में जो मई 12 का वाकया है उनको इंसाफ मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। इसी तरह वो लोग जो हर महीने 300 से ज्यादा लाशें गिरती थी, उनकी फैमिलीज को इंसाफ मिला है? नहीं मिला। तो ये, लेकिन क्या हम कब कराची को 2009 से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हालत बहुत बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है इससे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है, एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है। तासुर ये हो रहा है कि असल इश्यूज से, चाहे वो कन्फेशन स्टेटमेंट है वसीम अख्तर साहब का या नए बॉस के आने से, तासुर ये उभर रहा है कि ये शायद इससे जो है फायदा दहशतगर्दों को होगा, उनके सलाहकारों को होगा, उनके अबेटर्स को होगा। आपकी बात आ गई जान अचकजई साहब। मैं फिर भी पलट के आपकी बात की तरफ मजीद भी आऊँगा, मगर मैं आता हूँ आयतुल्लाह दुरानी साहब। आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और आपकी पार्टी जो है, हम एक इसकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सूरत अहवाल मुख्तसरन ये है कि जब मैं घर से निकलता हूँ, टूटी हुई सड़क देखता हूँ, मुझे पनामा याद आ जाता है। जब अस्पताल में दवाई नहीं होती तो मुझे लगता है ये जो अरब $1 वहाँ पड़े हैं, ये दवाइयों के पैसे थे, कोई बाहर ले गया है। सोशल सेक्टर देखता हूँ, 3 घरानों में से 2 घराने भूखे सोते हैं, बकौल एहसन इकबाल प्लानिंग के वजीर हैं। तो मुझे लगता है हमारे पैसे की चोरी कर रहे हैं, मगर आप पकड़ते नहीं हैं, हमें बताते नहीं हैं। एक कानून बना दें कि आज के बाद हम ये सवाल ही नहीं पूछते आपसे, मगर हमारा सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंडेक्स खुल के बता रहा है कि हमारी चोरी हो रही है, मगर चोर कोई नहीं है। जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब, देखें इसको आप पूरे पाकिस्तान का एक अलमिया कह दें कि पाकिस्तान में सियासी अभी तक वो पोजीशन नहीं आई कि हमने अपने इंतज़ामी मामलात को सियासत से अलग किया हो। इंतज़ामिया और टेक्नोक्रेट और बैरोक्रेट और एजेंसियां और फ़ौजी हम मिल करके जो माशरा है, माशरे के एक एलीट क्लास ने कब्ज़ा किया हुआ है। वो एलीट क्लास इनके लिए साजिश भी में शमूलियत कर लेता है, जिसकी वजह से ये आगे हम तरक्की नहीं कर पा सके। एक इसको अलमिया का दर्जा मैं अपने हवाले से दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे आप अपने कराची में लेके आ जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि MQM के साथ हमारा मुकाबला आराई नहीं हुआ है,
लेकिन वक्त के तकाजे के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद भी खिताब, मैं आपकी बात मुकम्मल करूंगा आयतुल्लाह दुरानी साहब, सवाल मेरा है, मगर मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है। क्विक ब्रेक के फौरन बाद आके दुरानी साहब बात को यहीं से आगे लेके जाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हम पूछते हैं कि हमारी यशकुई कौन करेगा, हमारे खिलाफ होने वाले जुर्म कौन कर रहा है, ये सवाल हम उठाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, हमें ब्रेक के दौरान जनाब ख्वाजा नवीद साहब ने ज्वाइन किया, जो कि वकील हैं जनाब वसीम अख्तर साहब के। वेलकम टू दी शो ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, क्या व्हाट इज़ योर साइड ऑफ द स्टोरी? पहले पता चला उन्होंने कन्फेशन कर लिया है, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई और अब आप कहते हैं कुछ नहीं किया। क्या सूरत हाल है और आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? सर, इसमें यह है कि वसीम अख्तर साहब की जब बेल रही तो इनको जब लेकर चले गए तो इन्होंने कोई 2 केस निकाले जो जिनमें उनकी 28 केसों में बेल थी, और वो केस ये थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तकरीर की थी और ये उसमें मजमे में शामिल थे और इन्होंने तालियां वालियां बजाई थी और हाजरीन में थे। तो वो 28 FIR थी, हमने बेलें करा दी थी। ये कोई 2 FIR थी जो छुपी हुई थी और ये नए वाक़े के बारे में थी। इनमें यह था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ख़वातीन के किसी इज्तिमा से ख़िताब किया है, तो उसमें भी वसीम अख्तर दूसरे तमाम कायदीन के साथ बैठे थे, लिहाजा इसकी FIR हो गई। खैर, उसका रिमांड हो गया 5 दिन का। अब 5 दिन के बाद जब ये इनको लेकर आए मज़ीद रिमांड लेने के लिए, तो जज साहब ने डायरीज़ वायरीज़ इनकी देखी तो प्रोग्रेस कोई ख़ास थी नहीं, तो उन्होंने मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इनको जेल कस्टडी भेज दिया। अब ये जैसे ही जेल कस्टडी का ऑर्डर हो गया, इन्होंने निकाले 5 केस और कह लगे जी इसमें हमें रिमांड चाहिए, ये 12 मई से मुताल्लिक हैं। ठीक। तो जज साहब ने कहा कि ये ऑलरेडी बिन रिमांडेड टू जेल कस्टडी, लिहाजा आपने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन करनी है तो यू आर अलाउड टू कैरी आउट दैट इनसाइड द जेल। ना ये जेल गए ना कुछ हुआ। वहाँ से 1:30-2 बजे जब वसीम अख्तर को लेके गए, शाम को हमने देखा सारे चैनल्स पे लगा हुआ है बयान कि वसीम अख्तर ने जो है वो ये इखबारी बयान दे दिया। वो फिर देखा तो इन्होंने एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट लगाई हुई थी रिमांड की दरख्वास्त के साथ, जिसको अब ये JIT का नाम दे रहे हैं। तो वो एक किस्म की जाली इनकी अपनी JIT है, बेसिकली दैट इज एन इंटेरोगेशन रिपोर्ट, और दैट इज सर स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफ द एक्यूज्ड व्हिच इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। बहरहाल, जैसे वसीम ने रात को टीवी में सुना, उसने सुबह अपनी पार्टी के लोगों को बुला के उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया, यानी फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे ही डिनाइड द एलिज्ड स्टेटमेंट। तो ये कहानी है सर। ठीक है, चलिए मैं बात को है कि जी हमने ये हमने इसलिए अब आपको बुलाया क्योंकि जो है कि एक तो MQM को नुक्ते नज़र आ गया और ज़ाहिर वन साइडेड हम नहीं रखना चाहते, मगर हमारे साथ ही रहिए, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। रफीक भुट्टो साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी आयतुल्लाह दुरानी साहब की बात भी तिश्ना रह गई थी, बात मुकम्मल करना चाहेंगे मेरे सवाल के ज़िमन में जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब, कि जो मैंने ये सवाल किया है कि हमें क्यों कुछ पता नहीं चलता, जेब तो कट रही है हमारी मुसलसल सुबह शाम। आयतुल्लाह दुरानी साहब। देखें, आपकी खुशकिस्मती इस मुल्क की है कि आप मकरूज़ रहना चाहते हैं, पैदाइशी तौर पर भी आप ग़ुलाम की हैसियत से कर्ज़े पर सूद पर मुल्क को चलाना चाहते हो और अपना नाम बड़े बेहतर अंदाज में इस्लामी रखना चाहते हो। आपसे क्या मुराद है? आपकी अल्लाह देता और खुदाबख्श रखते हो। आयतुल्लाह साहब, आप कौन? मैं जब आप कहता हूँ, आपको मैं कहता हूँ रियासत पाकिस्तान। देखे ना, पाकिस्तान में मजदूर है, अवाम है, भारी है ना, मेहनत कश है। उसका कोई कसूर नहीं है। आज से 200 साल पहले भी वो हारी था, अंग्रेज़ के ज़माने में भी हारी था, बादशाहों के ज़माने में भी हारी था। वो था, वो एजेंट नहीं था। एजेंट इस मुल्क को बाहर के एजेंटों के ज़रिए से, बैंकों के एजेंटों की हैसियत से, असला साज कंपनियों के एजेंटों की हैसियत से, दुनिया के मजहबी एजेंटों की हैसियत से, दुनिया के फ़ौजी एजेंटों की हैसियत से, आप इस मुल्क को सियासी दुनिया के सियासत के एजेंटों की हैसियत से इस मुल्क को एज एजेंटों का टोले का हैसियत दे करके चला रहे हो। तो आप कहते हो कि मजदूर तो उसी तरह चरवाहा है, मेरा चाचा चरवाहा है तो मैं हूँ चरवाहा, मैं हूँ गरीब, मैं हूँ मिस्किन। मैं अपना ज़ात का कहता हूँ आपको, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा उसी तरह का इल्मी सियासी और इल्मी घराना है। मेरे तो कारखाने यहाँ से लंदन में शिफ्ट नहीं हो गए, मेरे तो बैंक से बाहर शिफ्ट नहीं हो गए, जिनके हो गए
गए, उनको मजहबी अकीदे में भी आपने रखा, सियासी अकीदे में भी रखा। तो पाकिस्तान की इस्टब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टब्लिशमेंट हो, फौजी इस्टब्लिशमेंट हो, बैंकिंग इस्टब्लिशमेंट हो और जजों की इस्टब्लिशमेंट है, वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। बाकी MI6 से, रा से या बाहर की दुनिया से, CIA से या उनको यहूदी जो ज़ायनिस्ट है वो कंट्रोल करता है। कभी शौकिया तौर पर आप थोड़ी देर के लिए लिबरल और कम्युनिस्ट भी बन गए थे, जो आपको अपने आप को तरक्की पसंद के नाम से हम गर्दानते थे। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को ज़्यादातर एजेंटों के सवाबदीद पर रखा गया है, जिसकी बुनियाद पर ये क्वेश्चन अभी मैं और आप एक दूसरे से कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई और आपने जो है वो, लेकिन सवाल ये है, मैं आता हूँ भुट्टो साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, मगर मैं ज़रा एक जान अचकज़ई साहब, ये जो बात इन्होंने कही है, ये जो कह रहे हैं कि जनाब ये लोग कंट्रोल करते हैं, इन्होंने ये भी फरमाया कि बिहारी का कोई कसूर नहीं है, इस मुल्क का मेहनत कश जो दौलत पैदा करता है, जिसकी दौलत से चले जाते हैं पैसे किसी के हवाले से जाएँ पनामा के बैंकों में, वो उस बेचारे का कसूर। अगर इनका कसूर है तो क्या आज का क्राइसिस इस मुल्क की इशराफिया का क्राइसिस है, जो ना इंडिपेंडेंट है, उसे जो है वो लेनी पड़ती है डायरेक्शन बाहर से, ये इतनी वीक है कि अपनी ज़ाती मफाद से 1 इंच आगे नहीं देख सकती। ये बात समझे हम जान अचकज़ई साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब की बात से, मोहतरम जान अचकज़ई साहब। देखिए, मैं तो शायरी की ज़बान को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हमने डे टू डे फैसले करने और कर रहे हैं। पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स की हैसियत से ये मुल्क ने आगे बढ़ना है, हमारी माशी तरक्की जो है वो हमने करनी है। IMF और वर्ल्ड बैंक से हम उस वक्त छुटकारा हासिल करेंगे जब हम ग्रोथ रेट 7-8% लाएंगे, जब हम यहाँ पे हर आदमी टैक्स देने की पोजीशन में आ जाएगा। और इसी तरह जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमारी रिफॉर्म्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, दूसरे इदारों में हमें ज़रूरत है बेसिस कौम, वो हमने करने हैं। क्या एक पार्टी कर सकती है? ये बहुत बड़ा टास्क है। इंक्रीमेंटल तरीके से तो कर सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से, जिसे मैं फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहता हूँ, जिसे आप इनकलाबी इक़दाम कहते हैं, इसके लिए फिर हमने बेसिस कौम तमाम स्टेक होल्डर्स हमने फैसला करना है। ये मैं कोई ऐसा आपके सवाल को डाज नहीं करना चाहता, ये मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं एक हुकूमत, एक सियासतदान के सामने, उसका मैं हवाला दे रहा हूँ। तो हमने जो है एक चीज़ डेवलप की, जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक सवाल है आपसे, तमाम स्टेक होल्डर्स ने एक डिसीजन लिया और उसके पीछे तमाम एक मिनट रुकिएगा, बात आपसे ही करूंगा। आप मुझे ये बताएं, हम बिल्कुल चाहते हैं आप ये करें। मैं 10 दिन से प्रोग्राम कर चुका हूं कि ये जो आपके बेनज़ीर रिपोर्ट बना है, इस पे आपने जो है वो कंसल्टेंट्स की जगह होम्योपैथिक डॉक्टरों को रख के पैसे दिए, किसी ने नहीं पूछा। इससे पहले मैंने कहा आपने एक प्राइवेटाइजेशन की थी, जिसके बाद सब कुछ सुबकी हुई। ये जो हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनी, कोई एक सवाया इसके कि आपने पीपल्स पार्टी के एक वजीर को पकड़ा, एक तुमार है करप्शन का, किसी को हाथ तक नहीं लगाया। ख्वाजा साहब हमें आके कहते हैं देखो जी वो तो IPPs बिजली चोरी करते हैं, वो के इलेक्ट्रिक हमें खा गया है। वो भाई आप हमसे शिकायत लगा रहे हैं। जनाब अचकज़ई साहब कर क्या रहे हैं आप? एहतसाब की बात है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर, इसके लिए जो मेरे मयारात हैं वो नहीं है जो होने चाहिए। मैं आपसे इस बात पे तो इत्फाक करता हूँ। गुड गवर्नेंस जो है हमारा मंत्रा होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, और ये हर सियासी पार्टी के लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि अगर आप गुड गवर्नेंस पे यकीन नहीं रखेंगे, अमली इक़दाम नहीं करेंगे, आपको लोग रिजेक्ट करेंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि मीडिया पर बैठ के आपकी राय जो है वो एक मुसल्लम पॉलिसी इंटरवेंशन बन जाए और उसको हुकूमत अडॉप्ट करे। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं जो अखबारों में छप चुकी हैं, वाकयात के बारे में कह रहा हूं। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। यहाँ पे बहुत सी चीजें मैं ये नहीं, लेकिन आज रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई गवर्नेंस है तो इस गवर्नमेंट को एक मेजर स्कैंडल कोई नहीं बता सकता। रिलेटिवली करप्शन से, जो मेगा करप्शन है उससे पाक है। लेकिन मैं भी ये नहीं कह रहा कि प्रोक्योरमेंट में करप्शन नहीं हो रही, या थाना कल्चर जो है खत्म हो गया है, या बहुत से जो ऐसी चीजें जो आम आदमी के तजर्बे कि आम आदमी के से हम हर रोज तजर्बा करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा कि दूध की हमने जो है नहरें बहा दी हैं, लेकिन एक आगाज हुआ है, सिस्टम कंटिन्यू करता है, अगर ये प्रेशर आपका, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का हम पे रहेगा तो हम और इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात हुई इस तमाम, मगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप क्विकली जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। ये सवाल हम उठाते रहेंगे कि एक तक एहतसाब हो रहा है, कितना काम, क्या हम वाकई उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ जान अचकज़ई साहब ने इशारा किया। कुछ सोशल फिगर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खाजी साहब, मैं एक तो पहले आपसे सवाल, एक आपकी मुलाकात भी हुई होगी यकीनन
जनाब वसीम अख्तर साहब से, तो कोई उन्होंने ये तो नहीं बताया आपकी कोई अंडर ड्यूरेस या उन्होंने बयान दिया था बाद में जिसकी वजाहत करने के लिए उन्हें खत लिखना पड़ा? ये ज़रा पूछ लूँ आपसे, तो फिर जनरल डिस्कशन में भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पहले ये कुछ बताएंगे कि उनकी मुलाकात में कुछ क्या बताया, आप आवाम के साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब? कोर्ट में जब उनको तशरीफ जिस दिन जी कोर्ट में जब उनको लेकर आए हैं उस दिन मजीद रिमांड के लिए, तो उनका मेन जो था वो था कि मुझे जुडिशियल कस्टडी करवा दें। ठीक है, वो खैर वो अल्लाह ने किया, खुद ही हो गया। ठीक है। और दूसरा उनका ये था कि ये मेरे ऊपर 12 मई के केस लादने के चक्कर में हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, बाकी किसी एतराफ़ी बयान या किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया। ओके, चले अब आपसे सवाल ये भी करते हैं ख्वाजा साहब कि आप एक शायरी भी हैं कराची के, और आप वैसे एक टीवी की फिगर भी हैं और वकील भी हैं। ये अजीब सा एक पुरस्रार सा मामला है, आपको भी कुछ पता नहीं होता कि आपके बाएं मोहल्ले में जो प्लाट पे कब्जा किया ये किसने किया है, चाइना कटिंग कौन करके चला गया, ये डिहाइड्रेंट्स 2 नंबर किसने लगा रखे हैं। ये कोई गैर मरई इंसान है, इनका कोई अंदाज़ा नहीं होता। ना MQM ने किया, ना मैंने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना ANP ने किया। ये कौन कर जाता है? ये कोई इथोपिया से लोग आते हैं जनाब ख्वाजा साहब? नहीं सर, ये हमारे ही लोगों में से जो होते हैं ना, ये एक माफिया है। और ये माफिया बिजनेस माफिया है, यानी हाइड्रेंट वाले, कब्जे करने वाले, ये सारे वो फिर क्या करते हैं कि जो पार्टी उस वक्त पावर में होती है या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनका वो सहारा ले लेते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं, उन पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, उन पार्टियों को फंड देते हैं, और जो उस इलाके के नए उस वक्त के पुलिस ऑफिसर्स आते हैं उनका सहारा लेते हैं और अपना कारोबार चलाते रहते हैं। जैसे वो पार्टी गई वो दूसरी के साथ मिल जाते हैं, दूसरी जाती है तीसरी। अगर मैं आपकी बात को सही समझाऊं ख्वाजा साहब, अगर मैं आपकी बात को सही समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज है उनकी, वरना वो ये काम नहीं कर सकते। सर वो खुद लेते हैं ना सर, और ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की, जो पार्टी पावर में होती है वो कहते हैं साडी पार्टी हुकूमती पार्टी, तो वो जिसकी पावर होती है उसके साथ मिल जाते हैं, वो परमानेंट है। यानी जिसका हाइड्रेंट चल रहा है, अगर आप जाके मालूमात करें तो 25 साल से उसी का चल रहा है, तो 25 साल में 25 हुकूमतें बदल गई, लेकिन वो बंदा उधर ही कायम है। इसलिए कि वो जब समझदार होते हैं ना सर, ये अगर दूसरी पार्टी पावर में नहीं भी है तो भी उनकी खिदमत करते रहते हैं, कोई हल्का फुल्का चंदा वहां भी देते रहते हैं। अच्छा, फिर वो जब पावर में आती है तो उनको बताते हैं जी हम आप ही के हैं, ये पार्टी डोनेशन देते हैं ना। ये जो माफिया की वही पार्टी डोनेशन ही होता है ना सर। सियासी सरपरस्ती लेने के लिए आपको कोई सियासी काम भी करना। अच्छा रफीक साहब, जी तो जी खालिद साहब, सियासी काम, ठीक आपकी बात आ गई रफीक साहब, सबसे बड़ी जनाब सियासी खिदमत चंदा देना है। ठीक है, ये जो ख्वाजा साहब की बात है, कराची के रहने वाले हैं, वकील भी हैं, और ये जो बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि डिहाइड्रेंट्स वाला तो चला रहा है और हर सरकार के नीचे चलाता है। अब बारी बारी सबकी सरकार रही है तो उसकी हुकूमत है, मगर वो डोनेशन पे चल रहा है। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? आप तो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं कराची की सियासत पर जनाब भुट्टो साहब। जी बिल्कुल, कोई भी कराची में गैर कानूनी काम, चाहे पानी की चोरी का माफिया हो, जिसको आजकल आप और हम सब मिलकर बड़ा उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जी कराची से जो करोड़ों रुपए का पानी चोरी, पानी माफिया की नज़र हो जाता है। हालांकि सिर्फ 1.5 करोड़ जो है कराची वाटर बोर्ड का मंथली बिलिंग शेड्यूल है, जबकि करोड़ उससे कहीं ज़्यादा 80 करोड़ 70 से 80 करोड़ रुपए का पानी चोरी हो जाता है और बिकता है। वाटर बोर्ड को सिर्फ 1.5 करोड़ एक महीने की फिगर दे रहे हैं आप? इसी तरह भुट्टो साहब ये एक महीने की फिगर दे रहे हैं आप जनाब? 80 करोड़ का, यानी 80 करोड़ का टीका लगता है आवाम को पानी के ज़िमन में एक महीने में, एक महीने के अंदर, बिल्कुल। और उसके अलावा बाकी चीज़ें अलग हैं। यहाँ चाइना कटिंग रही, यहाँ ज़मीनों पे कब्जे रहे, ये सारे पॉलिटिकल रिलेटेड रहे थे। इसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई और बाद में सियासी जमायतों ने उसको ऑन भी किया कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमारे लोग इसमें मुलविस रहे हैं। और ख्वाजा नवीद हमारे पुराने दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, ये सिंध हाई कोर्ट के जज भी रहे, बड़े सीनियर वकील हैं, इनको तो इन चीज़ों का सारा इल्म है। और ये खुद इस बात का अभी इन्होंने आपको भी बताया कि जी बिल्कुल सियासी सरपरस्ती इस माफिया के पीछे, इस जो झूठे धंधे हैं, जो गैर कानूनी कारोबार है, इसके पीछे रहे हैं, सियासी और पुलिस की सरपरस्ती दोनों। चलें ठीक है। ये अच्छा, मैं अब चूंकि हमारे साथ सियासतदान दोस्त भी बैठे हैं,
तो उनसे भी उनका टेक जान चकजई साहब आपकी तरफ आता हूँ। कहते हैं पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बगैर जुर्म हो नहीं सकता, और वो बेनिफिशरी हैं, बुनियादी तौर पर जो बेनिफिशरी हैं इस धंधे में हैं वो हर हुकूमत में आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कारोबार वसी तौर पर पूरे वतन अजीज़ में नहीं फैला हुआ जनाब जान चकजई साहब, या ये सिंध स्पेसिफिक है? काजी साहब, मैं एक हद तक इस बयान से तो इत्फाक करता हूं कि बहुत से क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, वो इंडिविजुअल फिगर्स, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनकी सरपरस्ती में जो है अपने धंधे जारी रख सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन कराची में सूरत हाल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। वहाँ पर हम तकरीबन रियासती रिट खो चुके थे। जो हमारे रियासती इदारे थे, पुलिस और दूसरे इदारे, वो तकरीबन सियासी पार्टियों के मिलिटेंट विंग के ताबे थे, और पुलिस की जो थाने उनकी बोलियां यही लोग लगाते थे। तो कराची की सूरत हाल एक ऐसी थी जो शायद मैक्सिको की बन गई थी। अगर किसी ने मैक्सिको का नहीं सुना, मैक्सिको दुनिया में सबसे ज्यादा जो है एक लालच सिटी है और एक माफिया का शहर है। इसी तरह कराची की ये सूरत हाल थी। ये तो शुक्र है ऑपरेशन हुआ और उसके नतीजे में हर जो फिगर्स हैं वो कम हुई हैं। अब हमें जो है इस बखसूस और एक्सेप्शनल सूरत हाल को से सबक सीखना है, वो ये कि नेटवर्क्स माफियाज, चाहे उनका लिंक जो है वो अंदरूनी सिंध के से है या दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में है, उनको कला खमा करना है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स इसका में रुकावट नहीं हो सकती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिंध में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द इन मिलिटेंट से, इन नेटवर्क से, इन माफिया से अपनी पार्टियों को छुड़ाएं, अपने सूबे को, अपने शहर को छुड़ाएं, ताकि सियासत जो है इस तरह बदनाम ना हो जो आज हो रही है। मैं आता हूँ जनाब दुरानी साहब। दुरानी साहब, बड़ा एक लिहाज से इनक्रिमिनेटिंग बात की है जनाब रिटायर्ड जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब ने, और ये कहा है कि ये धंधा चल नहीं सकता। फिर हम जब बात करेंगे, गिला हमारा आपसे है, आपको हमने इलेक्ट किया है, हमने फ़ौजी को अपॉइंट नहीं किया, ना जज को अपॉइंट किया है, और ताकत आइन की आपके हाथ में दी है कि जाएं इनके हाथ पकड़ें, तो लड़ाई तो फिर हमारी आपसे ही होगी, नाराज़गी भी आपसे होगी। आयतुल्लाह दुरानी साहब। देखें, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि सब मिल कर के मिली भगत से हो रहा है। एक सियासतदान पाकिस्तान में अभी 2 दफ़ा है कि पिछले 5 साल, अभी 8 साल से हम सियासी लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले फ़ौजी सियासतदान बैठे हुए थे। और ये जज साहिबान जो है ना, जो ख्वाजा साहब हैं, मोहतरम है मेरे, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल का कोई वकील ना हो तो क्राइम्स ना हो पाकिस्तान में। क्योंकि एक जज अपना एक वकील रखता है और वकील ज़रूर किसी क्राइम्स के लिए किसी बंदे का तरफदार होता है। इसी पाकिस्तान में जज और वकील मिल करके इस तबाही के ज़िम्मेदार एक ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के साथ मिल के करते हैं। एक सियासतदान जो है ना, उनका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज भी आप 10% से ऊपर नहीं लगा सकते हो। बाकी तमाम परसेंटेज है जो है ना, ये ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, ये अदारे, ये खुफिया सफ़ेद पोश अदारे जो अपने कार्ड को किसी वक्त ला करके दिखाते हैं कि किसी ज़माने में उनके अदारे होते थे। जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में हर दूसरा बंदा एक कार्ड निकालता था, मैं जी ISI का हूँ, मैं फ़लाने का हूँ, मैं फ़लाने का हूँ। मुशर्रफ के ज़माने में फिर ISI वाले अपने कार्ड छुपाते थे, MI का कार्ड लेके चलते थे। आजकल रेंजर्स का कार्ड चलता है या किसी का भी चलता है। तो देखो, पुलिस भी अब एक चीज़ अपने आप कैलकुलेट करेंगे हम लोगों को करना क्या चाहिए। अगर पाकिस्तान के आज के वसीम अख्तर के केस में अगर पुलिस ने कोई चीज़ पेश किया है, अनवार ने पेश किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर यही बात लंदन पुलिस ने करके भेजे तो हम कहते हैं आमदना सदकना 100% खत्म हो रहा है। हम अपने पुलिस को भी कहेंगे कि अगर वो सच लिख करके भेज रहा है तो अदालत में सच साबित हो जाए। मैं आपकी बात को हमसे मैं ख्वाजा साहब एक सवाल तो उन्होंने छोड़ दिया, अगर मुजरिम का वकील ना हो तो शायद जुर्म ना हो। ख्वाजा साहब, अब ये तो सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सिस्टम है कि हर आदमी को दफा का हक है, और उसका दफा यहाँ हो, बरतानिया में हो, अमेरिका में हो, हर जगह उसको वकील मिलता है, वकील एंगेज करता है। अब ये वकीलों का अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है। अब कोड ऑफ एथिक्स में ये जरूर है कि अगर कोई वाकई मुजरम है, पेशावर है, हिस्सेदारी होता है, डिफेंड ना करें। जी बात मुकम्मल कर ले ख्वाजा साहब, आखिरी लम्हे। काजी साहब, मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब को ये बताता चलूँ कि ये जो मेरे साथ बैठे ख्वाजा नवीद साहब, ये किस ज़माने में इनके पार्टी के लीडर और साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी के भी वकील रह चुके हैं।
चले वो तो ठीक है उनका, हर एक को वकील रखने का हक है सर। तो चाहे अच्छे देखिए, मैं नहीं कह रहा अगर आसिफ जरदारी ने गलत काम किया था, उसने उसको फेवर क्यों किया? अगर उसने अच्छा काम किया, मैं अच्छे की बात कर रहा हूं, मैं गलत की बात नहीं कर रहा। ख्वाजा साहब जिस अच्छे की तरफ गए हैं, मेरी दुआएं इसके साथ है। अगर ख्वाजा साहब किसी गलत आदमी के पास गए, चाहे बादशाह हो, मेरा लीडर हो, मेरा दोस्त हो, इसने गलत किया है, गलत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि वक्त बड़ी गहरी और अहम डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ एक बात कह दूं, और बात यह है कि जब हमारे 1130 बच्चे मरते हैं तो मुझे पानामा के अकाउंट्स याद आ जाते हैं, जहां यहाँ के सोशल जो इंडेक्स देखता हूं मैं कि लोग तीन में से 2 खानदान भूखे सोते हैं, यहाँ पर बीमारी ट्रीटेबल डिजीज से बंदे मरते हैं। हाँ, यहाँ पर फिर मुझे याद आ जाता है $133 मिलियन डेली चोरी होते हैं अकॉर्डिंग टू नैब। तो ये वो पैसे हैं जो हमारे, तो ये कत्लेआम, ये मसैकर कौन कर रहा है? एक लम्हे के लिए हमें भी सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज़।